नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम्स होने वाला है अप्रैल में, उसके लिए हम टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ है, यूट्यूब पे सीरीज़ फॉलो कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज ये आ रही हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और बहुत सारे सेक्शंस की वीडियो आ चुकी है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो करेंगे। वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहिए। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है जो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय है पिछले वर्षों की तुलना में, प्रीवियस ईयर्स के रिस्पेक्ट में, वो कितना डिक्लाइन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का। 7.2, 7.3, 7.4 या 7.5। तो 7.4% से डिक्लाइन हो गया। देखिए जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का वो दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक तो आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो डेली के ऑफिस वर्क, सैलरी वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। चाहे तो सरकार किसी को लोन दे, क्योंकि लोन देना मतलब आप इंटरेस्ट कमाएंगे, वो एसेट बनता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए सरकार, जैसे ब्रिजेस, रोड्स, रेलवेज। तो ये दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। बिहार राज्य सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये डिक्लाइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि जो नई सीरीज निकाली गई है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की कांस्टेंट प्राइजेस पे यानी कि स्थिर मूल्यों पे, वो कितना परसेंट है बिहार की इकोनॉमी का। बिहार की इकोनॉमी जो है उस पे, उसके हिसाब से कितनी बड़ी है। ग्रोथ रेट आपको बताना है, ग्रोथ रेट कितनी रही है, 10.6, 11.5, 10.5 या 11.6। तो अगर हम देखें तो जो बिहार की ग्रोथ रेट रही है वो 10.5 रही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए दो तरीके की रेट्स होती हैं ग्रोथ रेट की। अगर हम बात करें तो एक तो कांस्टेंट प्राइजेस पे यानी कि स्थिर मूल्यों पे, और एक करंट प्राइजेस पे यानी कि जो वर्तमान मूल्य हैं। देखो कांस्टेंट प्राइजेस क्या होता है, बेस ईयर से रिलेट करता है। किसी भी सीरीज़ को अगर हम देखें तो उसका एक बेस ईयर होता है, यानी कि जैसे हमने मान लिया 11-12 इसका बेस ईयर है, तो उसके प्राइजेस को हम मान के चलेंगे बेस प्राइस। और करंट प्राइस जो भी हमारा करंट फिस्कल ईयर है, मान लीजिए हमारा करंट फिस्कल ईयर जो है वो 21-22 है, तो इसमें जो प्राइजेस हैं इसमें डिफरेंस कैसे आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 हमने मान लिया और यहाँ पे 120 है, तो अगर हम देखेंगे 10 सालों के अंदर ये 20 रुपये का डिफरेंस किससे हम डिनोट करते हैं, ये इन्फ्लेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति जो होती है उसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। तो ये डिफरेंस होता है कांस्टेंट और करंट प्राइजेस में। अगला क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं कि जो वित्तीय वर्ष 19-20 है यानी कि 2019-2020 है, उसमें अगर हम देखें कांस्टेंट प्राइस पे आपसे पूछ रहे हैं कि घरेलू सकल उत्पाद यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिहार का कितना है। तो इसमें आपको एग्जैक्ट नंबर पूछा हुआ है 4,14,789 करोड़, 4,14,697 करोड़। तो बताइए कितना है। तो अगर हम देखेंगे तो ये आपका मिलेगा 4,14,977 करोड़। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये तो कांस्टेंट प्राइस पे आपसे पूछा है, लेकिन अगर आपसे करंट प्राइस पे पूछ ले ये कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस पे कितना था 1920 में, तो वो 6,11,804। अब आप देख रहे हैं कांस्टेंट प्राइजेस पे ये कम है, लेकिन करंट प्राइजेस पे ये ज़्यादा है। ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है करंट प्राइजेस में, कांस्टेंट प्राइजेस में इन्फ्लेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है बिहार का, वो करंट प्राइजेस पे कितना है आपको बताना है। और दूसरा आपको बताना है कि जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कांस्टेंट प्राइस पे, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कांस्टेंट प्राइजेस पे आपको बताना है। तो बताइए। तो ये 50,735 जो है वो आपको करंट प्राइजेस पे मिलेगा और 34,413 आपको कांस्टेंट प्राइसेस में मिलेगा। यहाँ पे भी आपको वही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसमें बेसिकली पूछा क्या था, जो प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा जीएसडीपी है वो आपको बतानी थी कांस्टेंट और करंट दोनों पे। तो इसका आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये इकोनॉमिक सर्वे जो होती है, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पिछले वर्ष का यानी कि 20-21 का, 19-20 का आपको सारा डेटा देगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं बीपीएससी में, इसलिए हमने सारे आंकड़ों को इसमें लगाया है और इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा आंकड़े बोरिंग ना लगे। देखिए आंकड़े बोरिंग जरूर होते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो
इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर पब्लिक यूटिलिटी है, यानी कि विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और जो जनोपयोगी सेवाएं हैं 19-20 के दौरान उनमें कितना ग्रोथ आया है, ग्रोथ रेट कितनी है उनकी, ये पूछ रहा है। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ग्रोथ रेट कितनी है बिहार में, अगर हम देखें 19-20 में, तो आपको बताना है ये। तो अगर हम देखें तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, ई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, गैस में ग्रोथ रेट देखें तो 20.3 के आसपास रही है, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रेट देखें तो 11.4 के आसपास रही है। कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं बैठता, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्तीय वर्ष था 19-20 के दौरान बिहार राज्य की, उसमें जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद है, 11-12 के स्थिर मूल्यों पे यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे, वो कितना है, तो आपको बताना है कितना है। दिए हुए ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो ये 3,77,276 करोड़ रुपए बी है। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ये नंबर्स तो आपको याद ही करने, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए, जो जीडीपी होती है वो किसी भी एक गिवन टेरिटरी में, भारत की एक टेरिटरी है उसके अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब लेट्स सपोज एक कार प्रोड्यूस हो गई फाइनली, या एक ब्रेड प्रोड्यूस हो गई, या एक इंश्योरेंस बेच दिया गया नया, तो इनकी जो लेट्स सपोज कार की वैल्यू 5 लाख है, ब्रेड की वैल्यू 10 रुपये है, इंश्योरेंस की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो इन 5 लाख 10 रुपये और 1 लाख को मिला के आपको जीडीपी मिल जाएगी। लेकिन ये कार, ये ब्रेड और ये इंश्योरेंस को बनाने में कुछ इनपुट कॉस्ट भी लगी होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे लोहे की कॉस्ट लगी होगी, है ना, ये सब लगा होगा, और साथ में इनको कुछ मशीनरीज भी लगी होंगी, कार को वेल्ड करने के लिए कोई मशीनरी यूज़ हुई होगी, या गेहूं को पीसने के लिए कोई मशीनरी यूज़ होगी। तो ये मशीनरी क्या है, साल दर साल डिप्रिशिएट करती है। डिप्रिशिएट मतलब जैसे आपने कभी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हो, तो लेट्स सपोज आपकी 5 लाख रुपए की गाड़ी है, तो इस बार आपको 4,80,000 रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा, फिर अगले साल 4,80,000 की वैल्यू रह जाएगी, तो फिर 4,40,000 का आपका इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये जो वैल्यू कम हो रही है इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है, वो क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस द डेप्रिसिएशन, यानी कि जो डेप्रिशिएट हो गया, जो अब जिसकी वैल्यू नहीं रही है। ठीक है, तो जैसे एक मशीनरी है, वो 1 लाख रुपए की आई थी गेहूं पीसने की, ब्रेड बनाने की, अब वो मशीनरी रह गई 80,000 रुपये की, 80,000 रुपीज़ की रह गई। ठीक है, और 1 लाख की हमने ब्रेड बना ली, 1 लाख की हमने ब्रेड बना ली, तो ये कुल वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए थी, 2 लाख रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन ये है कितनी, 1,80,000 है, तो ये जो 20,000 का है ये डेप्रिसिएशन है आपका। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो दिक्कत कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो मेजर सेक्टर है, एक प्रमुख क्षेत्र है जो राज्य घरेलू उत्पाद जो है जीएसडीपी में, उसने डिक्लाइनिंग शो किया है, मतलब स्टडी डिक्लाइन, लगातार उसमें गिरावट दर्ज की गई है, और डिक्लाइन कितना है वो आपको बताना है। तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में, सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक क्षेत्र में, टर्शरी यानी कि तृतीय क्षेत्र में, या फिर माध्यमिक क्षेत्र में 17.5%, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे हमें स्टडी डिक्लाइन देखने को मिला है, और 19.5% का ये डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। अगर हम 2013-14 से कंपेयर करें तो ये जो हमारी ग्रोथ रेट थी, जो अभी 19.5% है, वो 23.4% हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है कि जो टर्शरी सेक्टर है यानी कि तृतीय क्षेत्र है, उसमें कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है इन दोनों वर्षों के बीच, 2013-14 से 19-20 के बीच कितना इसमें इंक्रीज आपको देखने को मिला है ग्रोथ में। तो अगर हम देखें तो ये 2.9% का इंक्रीज आपको देखने को मिला है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 2013-14 के आंकड़ों की बात करें तो ये 57.3% था, और अगर 2019-20 की अगर हम बात करें तो ये 60.2% है। तो इसका जो डिफरेंस है वो 2.9 है, तो इसलिए इसका हो गया। टर्सरी सेक्टर क्या होता है, देखिए इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक सेक्टर, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय में मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उद्यम जो होते हैं, कोई स्टील बना रहा है, कोई आयरन बना रहा है, कोई कार प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब। और टर्शरी सेक्टर तृतीय श्रेणी, यहाँ पे सर्विसेज होती हैं, जैसे आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कोई दे रहा है, इंश्योरेंस सर्विसेज आपको कोई दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है। तो ये चीज़ें तीनों सेक्टर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारी फ्री प्लेलिस्ट जरूर से आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये सारी नोटिफिकेशन मिल सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि जो क्रॉप है यानी कि जो फसल क्षेत्र है, उसमें कितना डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम कंपेयर करें 13-14 के हिसाब से 2019-20 में कितनी गिरावट उसमें दर्ज की गई है, तो 4.8, 4.7, 4.6 या 4.5। तो इसमें 4.5 की जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। ये जो है सीधे आंकड़े आपको याद करने हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, मल्टीपल रिवीजन्स, बार बार 3-4 बार इस वीडियो को देखिएगा, और अपने पास एक पेपर पेन रख लीजिए और उस पर लिख लीजिए, और उसको अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए बार बार रिवीजन के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि एक सब सेक्टर है, यानी कि
एक वित्तीय वर्ष में अगर हम देखें 19-20 में, तो जो सब सेक्टर है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, जो टर्शरी सेक्टर का सब सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र का उप क्षेत्र है पथ परिवहन रोड सेक्टर, उसमें कितना जीवीए आपको इंक्रीज देखने को मिलता है 2019-20 के कंपैरिजन में। देखिए सबसे पहले जीवीए का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? लेट सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपने कागज लिया मार्केट से, ठीक है, कागज की वैल्यू थी 10 रुपये। आप हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट हैं, आपने कुछ उसका आर्ट बना दिया कागज का, ठीक है, और उसको मार्केट में बेच दिया 20 रुपये में। तो ये जो 20 रुपये है, और मतलब ये जो डिफरेंस है 10 रुपये का, ये आपने इसमें वैल्यू ऐड करी है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। और नेट वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? कि जो चीज़ आपने यहाँ पे मशीन वगैरह लगाई थी उसका डेप्रिसिएशन अगर हम उसमें माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू एडेड मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज कि इस चीज़ को बनाने में जो मशीन की लागत लगी, मशीन जो खराब हुई वो 2 रुपये की खराब हो गई होगी, तो ये जो नेट वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा? 10 रुपये आपका ग्रॉस था माइनस 2, तो 8 रुपये की आपकी नेट वैल्यू एड हो जाएगी। तो जीवीए का कॉन्सेप्ट ये होता है। जीवीए जो होता है बेसिकली इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ये है कि गेहूं से अगर आप ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें जो आटा है उसकी कॉस्ट को आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपका वैल्यू ऐड निकलता है। गेहूं आपका 100 रुपये प्रति किलो था और ब्रेड आपकी मान लीजिए 1000 रुपये प्रति किलो है, तो ये 900 रुपये का जो है, इसमें जो इनपुट कॉस्ट है, बीज के जो उत्पादों की कॉस्ट है, उसको आपको घटाना पड़ेगा ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपको काटनी पड़ेगी। अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो जीवे क्या होता है? जीडीपी प्लस सब्सिडीज, जैसे सरकार सब्सिडीज देती है कुछ आपको, माइनस टैक्सेस, ठीक है। तो ये जीवीए का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। थ्योरेटिकली क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया कि जो आपने वैल्यू ऐड करी है, यानी कि अगर हम देखें ये इकोनॉमी को प्रोड्यूसर साइड से हमें दिखाती है, ठीक है, इकोनॉमी को प्रोड्यूसर साइड से दिखाती है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी हमें कंज्यूमर साइड से दिखाती है कि फाइनली 5 लाख रुपए की कार है तो कौन पे करेगा? कंज्यूमर पे करेगा। तो जीडीपी हमें कंज्यूमर साइड से दिखाती है, जबकि जीवी हमें प्रोड्यूसर साइड से दिखाती है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट जो एक सब सेक्टर है टर्शरी सेक्टर का, उसमें जो ग्रोथ रही है आपकी, वो इसका आंसर ए है। 4.4 से वो 5.9 बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार की वो सबसे प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आती है, यानी कि समृद्ध जिलों में नहीं आती है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद है, वो कितना है? अगर हम 17-18 के डेटा के हिसाब से देखें, तो अगर हम देखें जो सबसे प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पटना है, एक तो पटना है, दूसरा बेगूसराय है और तीसरा मुंगेर है। तो इसमें से कौन सा नहीं आता है? वेस्ट चंपारण इसमें नहीं आता है, तो ये इसका हो जाएगा। और जो सकल घरेलू पर कैपिटा बेगूसराय का है वो 45,540 रुपये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है इसमें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें सबसे इम्पावरिस्ट है, यानी कि गरीब है, गरीब जिलों में कौन सा इसमें से नहीं आता है, पूछा है। डज नॉट आपको मार्क कर लेना है बार बार। और नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इसमें सीहोर डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी पर कैपिटा आपको जीएसडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति कितना है 2017-18 के हिसाब से, वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें जो सबसे इम्पोवरिस्ट जिले हैं बिहार में वो कौन कौन से हैं? किशनगंज है, अररिया है और सीहोर है। तो इसमें अगर हम देखें तो पूर्णिया और माधोपुर नहीं आता है, इसका आंसर मोर। और अगर जो जीएसडीपी देखें हम, तो जीएसडीपी अगर हम शिवहर डिस्ट्रिक्ट की देखें तो वो 17,569 रुपये है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आते तो ये दोनों ही नहीं है, पूर्णिया भी नहीं आता या माधेपुरा भी नहीं आता, दोनों ही नहीं आते, लेकिन आंसर डी क्यों है? क्योंकि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐड करके पूरा आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, जो प्रतिशत के रूप में जो सकल राजकोषीय घाटा है वो कितना है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो जीएसडीपी का कितना परसेंट है आपका फिस्कल डेफिसिट 19-20 में? 2%, 2.2, 2.3, 2.4, तो ये 2.2% के आसपास है, तो इसलिए ये इसका ए आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है वित्तीय घाटा, यानी कि सरकार ने जितना एक्सपेंडिचर किया है माइनस सरकार के पास जितनी इनकम आई है। जैसे हम सोचें कि हमारे पास 100 रुपये की इनकम आती है, लेकिन हम खर्च जो है 150 रुपये कर देते हैं, तो ये जो 50 रुपये का डिफरेंस है ये हमारा वित्तीय घाटा है एक साल में। तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो जो गवर्नमेंट की फिस्कल हेल्थ है, राजकोषीय जो उसका स्वास्थ्य है, वित्तीय स्वास्थ्य है, उसका इंडिकेटर होता है। तो क्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये दोनों का डिफरेंस होता है। अच्छा, जो रेवेन्यू होता है इसमें से बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं हम, ठीक है, बोरोइंग्स इसमें नहीं कैलकुलेट करते, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है
बिहार गवर्नमेंट की डिक्लाइन हो गई हैं वो कितने से डिक्लाइन हो गई हैं 18-19 के कंपैरिजन में? राजस्व की जो प्राप्तियां हैं वो कितने से कम हुई हैं? एग्जैक्ट नंबर आपको बताना है। 18-19 की अगर हम बात करें तो ये 7560 करोड़ से कम हुई है। मैं आपको बता देता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। ऊपर हमने बात करी रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब हमने बात कर ली। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें एक तो टैक्स रेवेन्यूज आते हैं, ठीक है। रिसिप्ट मतलब जो हमारे पास आ रहा है। एक तो टैक्स रेवेन्यू, जैसे गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी लेती है, कस्टम टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, कारपोरेट टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है। तो ये सरकार का राइट है इस पैसे को लेना। उसके बाद गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं। जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यूज कैसे? जैसे जो कोई कंपनी है, सरकार का उपक्रम है, उसने उसको प्रॉफिट शेयर दिया, या आरबीआई ने, अगर आपने देखा होगा, 80,000 का जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट को दिया, या मान लीजिए आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, उसका चालान आपने भरा, या कहीं आप किसी मॉन्यूमेंट को घूमने जाते हैं, वहाँ की टिकट आप लेते हैं। तो ये जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स का रेवेन्यू नहीं है, लेकिन ये टैक्स और नॉन टैक्स मिला के गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट बनती है। तो ये जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है वो बिहार राज्य की इतनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा कि बिहार राज्य की कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्ति कितनी है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें 19-20 में। तो ये जो आपकी है 8681 करोड़ है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। मैं आपको कैपिटल रिसिप्ट बता देता हूँ। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जो आपकी एसेट को रिड्यूस करे और लायबिलिटी को इंक्रीज करे। ये ध्यान रखेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एसेट को रिड्यूस करना मतलब जैसे आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, सरकार ने एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो अपना जो उसमें हिस्सेदारी है वो बेच दी, तो वो जो आएगी वो कैपिटल रिसिप्ट आएगी, क्योंकि सरकार का जो एसेट है वो कम हो गया है। एयर इंडिया एक एसेट था, उसे बेच दिया, कम हो गया, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट से, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। दूसरा, सरकार ने कोई लोन उठाया तो पैसा तो सरकार के पास आया, लेकिन सरकार को उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ये क्या है? लायबिलिटी है। तो कोई भी जब एसेट रिड्यूस होता है या लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट में डालते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो जो राजस्व अधिशेष है यानी कि रेवेन्यू सरप्लस है वो घट के 6897 हो गया है 18-19 में, 696 हो गया है, माफ कीजिएगा 696 हो गया है फ्रॉम 6897, ये आपको बता रहा है। दूसरा, इसमें राजस्व अधिशेष यानी कि रेवेन्यू सरप्लस घट के 697 हो गया है 6897 के कंपैरिजन में। तो ये आपको बताना है। रेवेन्यू सरप्लस डिक्लाइन है, 698 हो गया है 6897 के रिस्पेक्ट में अगर कंपेयर करें तो, या फिर 699 हो गया है 6897 के रिस्पेक्ट में, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर जो रेवेन्यू सरप्लस है उसकी अगर हम बात करें तो वो घट के हमारा 699 हो गया है 6897 के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो डिक्लाइन हुआ है, मतलब उसमें घाटा आया है पिछले वित्तीय वर्ष के कंपैरिजन में, वो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है, ठीक है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया क्या होता है, जो सरकार अपने सैलरीज देती है या ऑफिस का जो सामान खरीदती है उसका आपको बताना है कि वो जीएसडीपी के कितना परसेंट डिक्लाइन हो गया। तो वो इसमें से कोई भी नहीं है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि अगर हम 18-19 में देखें तो ये 24.2% था, लेकिन अगर हम 19-20 में देखें तो ये 20.2% था, ठीक है। तो इसलिए इसमें इसका आंसर कोई भी नहीं होगा, ई होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि जो बोरिंग है यानी कि जो ऋण लिया हुआ है पिछले वित्तीय वर्षों में, वो जीएसडीपी के कंपैरिजन में कितना ऋण लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, कितना वो बढ़ गया है, ठीक है। तो कंपैरिजन में जब भी पूछेगा आपसे परसेंटेज पूछेगा कि पिछले साल इतना लिया था अब इतना लिया है तो कितना बढ़ गया है, तो आपको बताना है कि बोरिंग कितनी बढ़ गई है, ऋण कितना बढ़ गया है। तो ये 4.8% बढ़ गया है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ऋण क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार के पास, जितना पैसा आता है सरकार का और जितना पैसा जाता है सरकार के पास से, उन दोनों में एक डिफरेंस होता है, उसको फाइनेंस करने के लिए ये लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रहा है, ठीक है। आपको टोटल संख्या पता होनी चाहिए कि कितने करोड़ रहा है, तो ये 20,080 करोड़ के आसपास रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए। आपसे पूछा है कि जो पब्लिक डेट है यानी कि जो सार्वजनिक ऋण है राज्य सरकार का, वो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी यानी कि कुल ऋण जितना है उसके कितने परसेंट है। कुल ऋण मतलब जो सारा ऋण है, जो जहाँ से भी सरकार ऋण ले सकती है, चाहे वो आउटसाइड से ले सकती हो, मार्केट से ले सकती हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकती हो, वो टोटल लायबिलिटी हो गई। और पब्लिक डेट जो सार्वजनिक तरीके से लिया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेच के लिया जाता है, ट्रेजरी बिल्स को
निकाल के मार्केट से लिया जाता है, या नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से जो कर्जा लिया जाता है, तो वो जो होता है पब्लिक डेट का पार्ट होता है। तो अगर हम पब्लिक डेट का परसेंटेज देखें तो वो 77.6% है बिहार में टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के हिसाब से। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के परसेंटेज वाइज, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें, प्रतिशत की टर्म्स में देखें, तो जो कुल बकाया देनदारी है वो कितनी है, पहला। और दूसरा कि पब्लिक डेट जो है, जो भी हमने ऊपर देखा, वो सकल घरेलू उत्पाद स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसका कितना प्रतिशत है, ये दो चीज आपको बतानी है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा 30.9%, यानी कि जीएसडीपी का अगर हम बात करें तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वो 30.9 है, और जो अगर हम पब्लिक डेट की बात करें तो वो 24% है जीएसडीपी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ से पूछ रहा है कि जो कितने करोड़ की जो डेट रिलेटेड लायबिलिटी है, यानी कि ऋण संबंधी जो देनदारी है, कितने करोड़ की है 19-20 में जो। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट है वो जो देनदारी है, वो कितनी परसेंटेज है इन जीएसडीपी के टर्म्स में। तो ये 42,719 करोड़ के आसपास की ये देनदारी है, और वो 6.9% के आसपास है। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट के ऊपर बात कर रहा है कि पब्लिक अकाउंट की जो लायबिलिटी है वो कितने करोड़ की है, और जीएसडीपी के वो कितना प्रतिशत है। पब्लिक अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। ये आर्टिकल 266 में देखिए 3 फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। ये राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर ये फंड आपको दिखते हैं। तो 266 में ये पब्लिक अकाउंट क्या होता है, देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होता है, उसमें वो पैसा आता है जो राज्य के हक का होता है, स्टेट के हक का होता है। जैसे टैक्स राज्य का हक है, फीस लेना राज्य का हक है, या फिर आप पे कोई अगर चालान आपने भरा है, पेनल्टी लेना राज्य का हक है, तो ये सारा पैसा राज्य का हक है, इसलिए वो कंसोलिडेटेड फंड में आता है। ठीक है, उसके बाद कंटिजेंसी फंड में क्या आता है, कोई भी आपदा से, अगर कोई भी आपदा आ गई उससे निपटने के लिए पैसा जो है कंटिजेंसी फंड में जाता है। लेकिन कुछ एक पैसा जो है पब्लिक यानी कि सार्वजनिक जो लोग हैं, सर्व सामान्य है, वो भी सरकार को देता है, लेकिन वो सरकार का हक नहीं होता। जैसे प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड सरकार चलाती है, पैसा सरकार के पास रहता है, लेकिन उसका हक नहीं है, इसलिए उसके लिए एक अलग अकाउंट बना दिया गया जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट, जो आर्टिकल 266 में बताया है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिहार राज्य कितना परसेंट का जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अपने खुद के जो स्रोत हैं उनसे, राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत अपने खुद के जो स्रोत हैं उनसे वो फाइनेंस कर सकती है, यानी कि उसको व्यय कर सकती है। तो अगर आपको देखें 27.3, 27.2, 27.1, 27, तो ये 27.3% है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सारी जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बार बार देखने पड़ेंगे, तभी आपको याद आएगा। मुझे भी इसको बार बार पढ़ना पड़ा, तब जाके मुझे ये सब चीज़ें याद हुई हैं। अगर आप एक साथ एक जगह सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बीपीएससी का हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, एक पूरी ग्रुप भी हमने पेड ग्रुप चला रखा है, उसकी जानकारी अब दिए हुए नंबरों पर कॉल करके ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी कि राजस्व के जो राजस्व और गैर राजस्व जो रेवेन्यू है बिहार राज्य के, वो 19-20 में कितने बढ़े हैं, कितने जो टोटल नंबर है वो कितना बढ़ गया है प्रीवियस ईयर्स के रिस्पेक्ट में। दोनों आपको टैक्स और नॉन टैक्स जोड़ के बताना है। तो अगर हम बात करें इसका आंसर बी हो जाएगा, 319 करोड़ बढ़ गया। अगर हम 18-19 में बात करें तो ये कुछ 33,539 करोड़ था, और अगर हम 19-20 में बात करें तो ये कुछ 33,858 करोड़ था। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है ये बढ़ गया है, तो ये 319 है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है, वो 74% था 15-16 में, अब वो कितना बढ़ गया है 19-20 में। अगर हम देखें तो वो 74 से बढ़कर कितना हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको बताया सैलरी वगैरह के लिए यूज होता है। तो ये जो है नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ के 86% हो गया है। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है सरकार का, कोई प्रिंटर खरीदना है, कोई पेपर खरीदना है, कोई सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, ये या कोई बिल्डिंग रेनोवेट करानी है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि पूंजीगत लेख का जो व्यय है, वो कितना घट गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर घट गया है। तो वो 25.6% था 15-16 में, अब कितना हो गया ये आपसे पूछा हुआ है। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा ई, इसका भी, क्योंकि जो ये 25.6 से घटकर ये 14% पे आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट या कितना प्रतिशत राजस्व लेखा रेवेन्यू अकाउंट का कितना प्रतिशत सोशल सर्विसेज पे, यानी कि सामाजिक सेवाओं पे व्यय किया जाता है, स्पेंड किया गया है 19-20 में। और दूसरा डेवलपमेंटल कैपिटल, यानी कि पूंजीगत लेखे में विकास मूलक जो पूंजीगत व्यय है वो कितना किया गया है कैपिटल अकाउंट में 19-20 में।
समझ में आया क्वेश्चन? रेवेन्यू अकाउंट का कितना परसेंट सोशल सर्विस पे खर्च किया है और कैपिटल अकाउंट का कितना परसेंट डेवलपमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इसको खर्च किया है। तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सोशल सर्विसेज पे किया है 38.5 किया है जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं, और डेवलपमेंटल पे जो किया है वो 8.1 किया है। तो उसको राउंड ऑफ अगर हम करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो सैलरी का एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसिप्ट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसका कितना परसेंट है, और जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्ति का कितना परसेंट है सैलरी, राज्य कितनी सैलरी दे देता है। तो अगर हम देखें तो ये 3.3 और 16.4% का ये है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम यही है, सैलरी आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना पार्ट है वो आपको पूछ रहा है, और टोटल जो करोड़ में है वो आपको पूछ रहा है कितनी करोड़ सैलरी जो है राज्य सरकार देती है, और कितना वित्तीय वर्ष में 19-20 में राजस्व व्यय के दौरान कितना प्रतिशत ये रहा है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर 20,418 करोड़ हो जाएगा, और ये 16.5% की जो है ये देती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है पेंशन के ऊपर कि जो अगर हम पेंशन की बात करें तो 19-20 में, वित्तीय वर्ष 19-20 में वो पिछले वर्षों से कितना ज़्यादा है। ठीक है, एक तो करोड़ में आपको संख्या बतानी है कि जो पेंशन है वो कितने करोड़ दी गई है और पिछले वर्षों की तुलना में वो कितनी ज़्यादा है वो आपको बतानी है। तो वो 17,110 करोड़ रुपए की जो टोटल पेंशन दी गई है, और वो 6.8% जो है प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से वही पूछा हुआ है कि जो पेंशन पे व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना भाग है, कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो जो पेंशन है वो 13.8% और 13.9% है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट का। ठीक है, ये थोड़ा सा बार बार अगर आप देखेंगे, बार बार इनको रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, बहुत बैठ के इसको परेशान होने की इस पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है यानी कि हिस्सा है किसका, कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों का यानी कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का, वो जीएसडीपी में 19-20 में कितना रहा है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर और अलाइड आता है उसका जीएसडीपी में, स्टेट के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, तो ये 18.7% रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से जो कितने लाख टन का जो हमने एक कंप्लीट किया, हमारा जो रिकॉर्ड दर्ज करवाया हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, यानी कि जो खाद्य उत्पादन है उसमें 19-20 में कितने लाख टन हमने प्रोड्यूस किया है, 168, 163, 168, 163 ये पॉइंट में भी है, तो इसका आंसर है 163.80 लाख टन हमने प्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दूध के बारे में, कितना लाख टन दूध जो है 19-20 में वित्तीय वर्ष में बिहार ने प्रोड्यूस किया, और जो वृद्धि दर है, प्रति वर्ष की जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट जो है एनुअल, वो कितनी है बिहार में। यानी कि पहले एक इतना दूध बनता था, अब इतना दूध प्रोड्यूस होने लगा, तो ये जो वृद्धि दर है वो कितनी है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर 104.83 यानी कि 104.83 लाख टन दूध हमने प्रोड्यूस किया, और जो प्रति वर्ष वृद्धि है वो 6.07 है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अंडों के बारे में पूछा है कि कितने करोड़ अंडे जो है बिहार ने प्रोड्यूस किए 19-20 में। तो अगर हम बात करें तो कितने करोड़ पहुंच गए हैं हम, ये 274.08 यानी कि 274 करोड़ 08 करोड़ अंडे हैं वो हमने प्रोड्यूस किए हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाली कुछ नहीं है, आपको फिगर्स याद करना है, वो मैं सिर्फ आपको फिगर्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो लाइफ स्टॉक यानी कि पशुधन है उसका योगदान कितना % है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो आपको बताना है 19-20 में, और कितने लाख जो है एनिमल्स है उनका इलाज हुआ है 19-20 में, वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो जो कितना परसेंट है, तो वो 6% है, और कितने लाख जानवरों का इलाज हुआ है, तो 45.47 लाख जानवरों का इसमें इलाज किया गया है, ये बी इसका आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया यानी कि कुल सिंचित क्षेत्र है वो कितने लाख हेक्टेयर है 18-19 में, कितना रहा है, ये आपको बताना था। तो इसमें 54 या 45 ये इसमें दशमलव में भी है, तो अगर हम देखें तो ये 54.93 लाख जो हेक्टेयर है उसको कुल सिंचित भूमि है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ माइनर वाटर रिसोर्स है यानी कि लघु जल संसाधन विभाग है, उसने एक बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं आहार पाइन, पॉन्ड, चेक डैम और लिफ्ट इरिगेशन के अंदर, यानी कि जो टोटल वाटर मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड कितनी स्कीम जो है ये जो डिपार्टमेंट है वो चला रहा है, 1658, 1657, 1656 या 1665, तो 55 माफ कीजिएगा। तो अगर हम देखें तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 1659 टोटल स्कीम्स ये डिपार्टमेंट चला रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितने किसान क्रेडिट कार्ड 19-20 में जो दिए गए हैं टोटल,
कितने वितरित हुए हैं 19-20 में अगर हम देखें तो ये 1,66,434 किसान क्रेडिट कार्ड दिए हुए हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले 1998 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी जो कमेटी थी वो आरबी गुप्ता कमेटी थी, जिसके रिकमेंडेशन पे इसको किया गया था। इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि जब एग्रीकल्चर कृषि करते हैं तो बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, लेबर को पैसा देने के लिए किसान के पास पैसा नहीं होता, तो उसको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी कि जो हमारे जो बिना बिना लिखा पढ़ी के जो लोन देते हैं गांव में, उनसे पैसा लेना पड़ता है। लेकिन वो क्या करते हैं, किसानों की जो अक्षरता है यानी कि लिटरेसी, उसका फायदा उठा के उनको ठगते हैं। तो इसलिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड निकाले कि उनको फॉर्मल क्रेडिट दिया जा सके। तो आरबी गुप्ता कमेटी ने बताया था, और इसमें जो इस स्कीम को डिज़ाइन किया था वो किसने किया था, नाबार्ड ने किया था, ये आपको पता है। और अब फार्मर्स के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के जो किसान हैं उनको भी ये दिया गया है। और साथ में अब क्या कर दिया है, इसमें जो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है, जब से हमारे किसान भाइयों के बीच में जो सुसाइड है, आत्महत्या की जो टेंडेंसी, प्रवृत्ति वो बढ़ गई है, तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी सरकार उनको देती है कि अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है तो 50,000 रुपये का हर्जाना मिलेगा, लेकिन बाकी सारे केसों में 25,000 रुपये का हर्जाना मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि कितने लाख किसान जो हैं वो लाभान्वित हुए हैं किसान क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड्स पूछा था, यहाँ पे आपको टोटल फार्मर्स पूछा हुआ है। तो कितने हुए हैं, 3,01,02,03,04। तो अगर हम देखें तो 3.01 लाख जो है किसान लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, उनका टोटल कंजम्पशन 19-20 में बिहार में कितना रहा है। ये भी सीधा सीधा है, बेसिकली इसमें 34.2 लाख टन का जो है टोटल रहा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो फोकस है स्टेट ऑफ द बिहार का, बिहार राज्य का जो विकास के लिए जो केंद्र बिंदु रहा है वो कौन सा रहा है, कंस्ट्रक्शन का उपक्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या वाटर सप्लाई। तो अगर हम देखें तो इसमें कंस्ट्रक्शन जो है प्राइमरी फोकस रहा है, उपक्षेत्र, क्योंकि अगर हम देखें बिहार से काफ़ी सारे लोग माइग्रेट करके बाहर की तरफ, बाहर राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में जाते हैं और मेजरली वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह ही काम करते हैं, हालांकि बड़ी दयनीय स्थिति में होते हैं, लेकिन फिर भी। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि हम इसी को अपना एक फोकस बनाते हैं, क्योंकि ये लो स्किल सेक्टर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिहाड़ी मजदूर यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है स्टेट ऑफ बिहार में। कंट्रीब्यूशन आपको परसेंटेज के फॉर्म में बताना है, और जो एवरेज कंट्रीब्यूशन है औद्योगिक क्षेत्र का वो कितना रहा है पूरे भारत में। तो ये दोनों चीज़ आपको बतानी है, बिहार में कितना है और भारत में कितना है। तो बिहार में अगर हम देखें तो 20% के आसपास है, और टोटल इंडिया में देखें तो 31 के आसपास है, तो ये इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि 2007-8 और 17-18 के बीच में जो ग्रोथ रेट है यानी कि वृद्धि दर है किसकी, जो एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज हैं यानी कि कृषि आधारित कारखाने जो चालू हैं उनकी कितनी परसेंटेज बढ़ गई है। 9.3% था वो ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब ऑल इंडिया लेवल से जो ये एग्रो बेस्ड फैक्ट्री इन बिहार है उसकी जो परसेंटेज है वो 9.3% ज़्यादा थी। तो आपको बताना कितनी थी वो एक्चुअली में, ठीक है। तो ये 11.7% थी, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो की एस्पेक्ट्स होते हैं यानी कि जो कारखाने में जो चीज़ें बनती है, कारखाने आधारित जो उत्पाद होते हैं उसमें स्थिर पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं काम करने वाले लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि उत्पादों का मूल्य, और नेट वैल्यू यानी कि निवल मूल्यवर्धन में ग्रोथ आया है, कितना आया है वो ग्रोथ आपको बताना है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से वर्ष में आया था, 7-8, 17-18 के बीच में, 8-9, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप समझते हैं जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रॉफिट्स होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस सालों में आई है वो आपको बतानी थी इस क्वेश्चन में सिंपली। तो ये 2007-8 से लेकर 17-18 के बीच में आई है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो रजिस्टर्ड एक्सपेंशन है यानी कि जो 3 वर्षों में अगर हम देखें तो जो प्रतिशत उद्यमों में कितने प्रतिशत उद्यमों का विस्तार हुआ है और भारत से वो कितना ज़्यादा हुआ है, कितने पॉइंट्स हाइयर है भारत से। तो अगर हम देखें तो बिहार में अगर हम बात करें तो 36.2 जो उद्यम है उनका जो है एक्सपेंशन हुआ है, उनका विस्तार हुआ है, और भारत से ये 7.6% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, कितने लाख क्विंटल शुगर केन हमने क्रश करी है बिहार में। बिहार राज्य में कितने लाख क्विंटल जो है ईंख यानी कि शुगर केन है उसकी पिराई की गई है, वो आपको बताना है इससे शुगर निकालने के लिए। तो बिहार राज्य में 674.05 लाख कुंटल यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, इतने की क्रशिंग की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितने लाख कुंटल शुगर हमने यानी कि चीनी का उत्पादन कितना हुआ है। तो ये अगर हम देखें तो ये 72.29 लाख कुंटल चीनी का उत्पाद बिहार ने किया है। ये सारे डायरेक्ट आंकड़े हैं,
इनको आप देख सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये आपसे सीधे सीधे पूछे हुए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो शुगर रिकवरी रेट है, यानी कि जब हम गन्ने का रस निकालते हैं उससे फिर हम चीनी बनाते हैं, तो गन्ने का रस मान लीजिए 10 लीटर निकला, लेकिन इससे 10 किलो चीनी नहीं बनेगी, इससे मात्र 2 या 3 किलो चीनी मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि कितना रिकवरी रेट है, जितना रिकवरी रेट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमें चीनी मिलेगी प्रति किलो। अगर हम गन्ने के रस की बात करें तो यहाँ पे ये 10.3 थी 18-19 में, वो 19-20 में कितनी हो गई है बढ़कर, ये कितने प्रतिशत बढ़ गई है अब आपको बताना है। तो ये नन ऑफ दीज है क्योंकि अब ये 10.72% हो गई है रिकवरी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत के हिसाब से जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज यानी कि लक्षित लाभार्थी हैं, सारी एजेंसियों को अगर हम मिला लें तो 18-19 से और 19-20 में कितने ये नंबर कितना बढ़ गया है, कितने परसेंटेज बढ़ गया है। और अगर हम फाइनेंशियल टारगेट की बात करें यानी कि वित्तीय जो हमारे लक्ष्य हैं वो कितने प्रतिशत से हमने वो बढ़ा लिए हैं 18-19 से 19-20 में, ठीक है आप बताइए। तो अगर हम देखें तो 13.7% से जो हमारे लाभार्थी हैं वो बढ़ गए, यानी कि पहले अगर 100 लोगों को सारे स्कीम्स का सारे डिपार्टमेंट्स में 100 लोग थे लाभार्थी, अब वो कितने हो गए 113.7 हो गए। और ऐसे ही फाइनेंशियल टारगेट्स हमारे लेट सपोज 100 थे पहले 18-19 में, अब वो बढ़ के 136 हो गए। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो 2016 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी यानी कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंदर कितने जो है प्रपोजल्स बिहार में आए हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, 1605, 1604, 1603, 1602। तो अगर हम देखें तो बिहार राज्य में इस पॉलिसी के अंदर 1603 प्रपोजल्स आए हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। जिनकी अगर हम कुल लागत की बात करें कि ये 1603 प्रपोजल कितने करोड़ रुपए के आए हैं, तो वो 19,348 करोड़ रुपए के आए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी हमने अभी देखी, प्रोत्साहन नीति, निवेश प्रोत्साहन नीति, उसमें कितने इन्वेस्टमेंट यूनिट्स लग चुके हैं और कितने करोड़ के लग चुके हैं। अभी तक पूछा था कितने आए हैं, अब पूछ रहा है कितने लग चुके हैं, फंक्शनिंग कितने हैं। तो 262 ये फंक्शनिंग है और उनकी कुल जो कीमत है वो 1886.42 करोड़ रुपया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपसे पूछा है कि यूनिट्स जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अभी हमने देखा था पॉलिसी है यहाँ पे एक बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अगर हम देखें तो 342.5 करोड़ के जो 19-20 में प्रोडक्शन यूनिट्स को अट्रैक्ट किया गया था, उनका नंबर आपको बताने कि कितने यूनिट्स हैं, ठीक है, कितनी इकाइयाँ हैं, 94, 93, 92, 91, तो 91 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा कितने करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं टूरिज्म यानी कि पर्यटन विभाग के लिए, कितने टूरिज्म के लिए कितने पैसे दिए गए हैं, 274, 75, 73 या 72 करोड़। देखिए तो 275 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये एक बड़ा ही इंक्रीज़ है। अगर हम देखें तो 225% का ये इंक्रीज़ है, पिछली बार जो दिए गए थे वो 84.6 करोड़ रुपये दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यही इसमें पूछा हुआ है कि परसेंटेज कितना बढ़ा हुआ है, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आवंटन का जो प्रतिशत है कितना है, 225 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो परसेंटेज है फीमेल वर्क फोर्स की, फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशो की, यानी कि महिला श्रमिकों की जनसंख्या के अनुपात में जो प्रतिशत है वो कितना है। और साथ में जो फीमेल वर्क है आपसे एक तो रूरल बिहार में पूछा और अर्बन बिहार में पूछा है, तो रूरल और अर्बन बिहार में फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशो कितना है वो आपको बताना है। तो ये अर्बन में 4% है और रूरल में 4% है, माफ़ कीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% है और शहरों में 5.7% है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 2019 में 20.3% हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घट गया है, कहाँ से, 26% से, जो कि 2005 में था। ये बेसिकली होती क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशो आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारी जो लेबर फोर्स होती है, यानी कि जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं या एक्टिवली जो वर्क ढूंढ रहे हैं, उनका अनुपात टोटल पॉपुलेशन में निकालेंगे तो लेबर फोर्स हमें मिलती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है डिपेंडेंसी रेशो, यानी कि निर्भरता अनुपात क्या होता है कि जो लोग या तो जो बच्चे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और या जो लोग बुजुर्ग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड होते हैं किस पे, उस पॉपुलेशन पे जो लोग काम कर रहे हैं। 15 से 55 या 59 साल की जो उम्र होती है इसमें लोग काम करते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन, उन पर डिपेंड होते हैं, उसको डिपेंडेंसी रेशो बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि रूरल बिहार में, ग्रामीण बिहार में ये प्रतिशत कितना है और ऑल इंडिया एवरेज से ये कितना प्रतिशत ज़्यादा है आपको बताना है। तो अगर रूरल बिहार में देखेंगे तो 61.1% है ये, और जो भारत का जो एवरेज है उससे ये 11.6% ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, डिपेंडेंसी रेशो पूछ रहा है अर्बन का
ऊपर रूरल का पूछा है, यहाँ पे अर्बन का पूछ रहा है, और यही पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा है वो भारत से। तो अगर देखेंगे 52.8% है और 12.3% ये भारत से ज़्यादा है। अगला देख लेते हैं जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर है, यानी कि जो कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का जो सेक्टर है वो कितने पुरुषों को यानी कि मेल वर्कर्स को रोजगार देता है और साथ में कितने फीमेल वर्कर्स को रोजगार देता है, ये आपको बताना है। ये सेक्टर कितने लोगों को रोजगार देता है। तो अगर हम बात करें तो 47.9% मेल को और 66.8% फीमेल को। अगर आप देखेंगे ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये लो स्किल सेक्टर्स हैं, इसलिए यहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं में लिटरेसी रेट का जो दर होता है, साक्षरता दर होती है, और जो उनकी माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी होती है, जिसको हम मोबिलिटी बोलते हैं, सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी, वो कम होती है। इसलिए महिलाएं जो हैं स्थानीय इकाइयों में ही काम कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फीमेल वर्कर्स को ये जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर के अलावा जो एजुकेशन सेक्टर में जो काम मिलता है, सर्वाधिक जो रोजगार प्रदान करता है वो कितने % करता है एजुकेशन सेक्टर में, तो वो करता है 16.7%, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बाद जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है सेकंड इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर और फिशरीज और इन सबको देख लें, उसके बाद निर्माण क्षेत्र सबसे बड़ा इसमें रोजगार देने वाला सेक्टर है। उसमें कितने प्रतिशत मेल यानी कि कितने प्रतिशत पुरुष हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, आपको पूछ रहा है। 17.8, 17.7, 6 या 5। तो अगर हम देखें 17.7 हैं इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो पहला सेक्टर कौन सा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी, और दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यही हमारा फोकस भी था बिहार का। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार जो होता है, श्रमिक स्वरोजगार जो होता है, उसमें 57% जो है मेल पॉपुलेशन है बिहार की। तो उसमें आपको पूछ रहा है कि अपने खुद का जो काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक दर्जी हैं, तो आपने कपड़ा लाए, अपने ही घर में डिज़ाइन किया और अपने ही जो दुकान से उसको बेच दिया, तो वो होते हैं ओन अकाउंट वर्कर्स। उनका अनुपात कितना है, और साथ में जो हाउस होल्ड एंटरप्राइज है यानी कि घर के खुद के काम जो करते हैं, उनका अनुपात आपको कितना है वो आपको इसमें बताना है। तो जो खुद का धंधा होता है, बेसिकली खुद का काम होता है, उसका अनुपात आपको बताना है। मेल वर्कर्स की पॉपुलेशन परसेंटेज आपको बता रखी है। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार है, उसमें आपको प्रतिशत बताना है। तो ये 52.5% और 5.1% है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि 19-20 वित्तीय वर्ष 19-20 में देखें तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, कहाँ पे, श्रमिक कल्याण बोर्ड यानी कि बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में कितने श्रमिकों ने अपने आप को पंजीकृत करवाया है। तो ये 551,1,000 श्रमिकों ने कराया। अगर हम देखें तो बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो वेलफेयर बोर्ड है, ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो रूल्स आए थे 2005 में, उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया था। और इसका गठन कब हुआ था, 2008 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए यानी कि कौशल विकास के लिए जो कितनी स्कीम्स या प्रोग्राम्स चला रखे हैं, जिनका जो फोकस है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 16, 17, 18, 19, तो इसमें 16 प्रोग्राम चला रखे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितने करोड़ रुपए रूरल विभाग के लिए यानी कि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किए गए हैं वित्तीय वर्ष 19-20 में, आपको टोटल बताना है, जो कि 42% ज़्यादा है पिछले वर्ष के। अगर हम तुलना करें तो टोटल कितने पैसे दिए गए हैं करोड़ों में, तो 433.34 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए दिए गए हैं 19-20 में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कोविड-19 की जो महामारी थी, उस समय जो पैसे दिए जाते थे, अनुदान जो दिया जाता था कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, वो कितने रुपए का दिया जाता था, 2800, 2600, 2400, 2000। तो ये 2000 रुपये का दिया जाता था, ताकि जो उनको फूड की उनकी समस्याएं हैं या मेडिसिन की उनकी समस्याएं हैं या उनको जो डेली वेजेस नहीं मिल पा रही हैं, उसका कंपनसेशन हो सके। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं बिहार में सितंबर 2020 में, वो कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से जाते हैं, और दूसरा जो लंबाई है सितंबर 2020 में, कुल लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की बिहार में आपको बतानी है। तो 59, 58, 57, 56, तो ये टोटल अगर हम देखें तो 58 राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से पास होते हैं, जिनकी कुल लंबाई 5475 किलोमीटर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कितने नेशनल हाईवे ऐड हुए हैं लास्ट 15 सालों में। 15 सालों में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को ऐड किया गया है, 20, 25, 30, 35, तो ये 30 का जो नंबर है, 30 राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 15 साल में ऐड किए गए हैं। अगला देख लेते हैं कि रूरल रोड है यानी कि जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनके लिए कितने करोड़ रुपए पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि सार्वजनिक निवेश में लगाए गए हैं। 20-21 में कितने पैसे लगाए गए हैं, तो 10,073 करोड़ रुपए लगाए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ये सिंपल फैक्ट्स हैं, जो भी समझाने की चीज़ है वो मैं आपको समझा भी रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझा भी रहा हूँ मैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जरूर उसका आंसर किया जाएगा आपको। लेकिन ये जो सीधे फैक्ट्स हैं ये आपको याद ही करने, तो आप ये कर सकते हैं कि एक A4 शीट
साइज़ की शीट ले सकते हैं और उस पर कॉलम बना के ये सारे आंकड़े याद कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे यही जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, वो आपको पिक से रिवाइज कर पाएंगे, लास्ट मोमेंट पे आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 4 ब्रिजेस थे 2005 में गंगा के ऊपर, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे एडिशनल ब्रिज यानी कि अतिरिक्त पुल बनाए गए हैं, तो कितने पुल बनाए गए हैं ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो 15 बनाए गए हैं, 14, 13 या 12, तो ये 12 नए पुल बनाए गए हैं 2005 के बाद। तो अब कुल संख्या कितनी हो गई, 4 पहले थे, 12 अब थे, तो 16 हो गई। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कोसी रिवर का जो पुल का नेटवर्क है उसका विस्तार किया गया है, तो कितने किलोमीटर पे, मतलब हर कितने किलोमीटर पे ब्रिज बनाए गए हैं, 25, 30, 15, 20, 20, 25 या 10, 15। तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि हर 25 से 50 किलोमीटर के ऊपर आपको कोसी नदी पे जो है जो कोसी नदी पे, नहीं इसका माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर 20 से 25 हो जाएगा। हर 20 से 25 किलोमीटर पे, यानी कि 20 यहाँ पे एक बन गया, फिर 20 से 25 किलोमीटर के बाद दूसरा पुल, फिर 20 से 25 किलोमीटर के ऊपर तीसरा पुल। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि जो सर्विसेज यानी कि सेवाओं का जो विस्तार किया गया है, राजस्व कलेक्शन में से कितना सबसे ज़्यादा 8 गुना किया गया है, किसने किया है, यानी कि कौन से दिए हुए निगमों में से या संस्थानों में से किसने अपनी सेवाओं का विकास 8 गुना किया है। तो ये बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये 1953 में बनाया गया था। तो जो राष्ट्रीय जो बसेस चलती हैं, राजकीय जो बसेस चलती हैं, उनको ये देखता है, तो उसने अपनी सर्विसेज का 8 गुना विस्तार किया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि कितने किलोमीटर की जो रेलवे लाइन से 2014 से 2020 तक बिहार में बिछाई गई हैं, कितनी लंबी लाइनें बिछा दी गई हैं, 250, 300, 350, 400, तो इस 300 किलोमीटर की नई लाइनें बिछाई गई हैं इसके बीच में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितने ब्रिजेस, अंडरग्राउंड ब्रिजेस अगर हम देखें, रेलवे ने बनाए हैं 2014 से 2020 के बीच में। तो टोटल रेल ओवर ब्रिजेस मतलब जो रेलवे लाइन पास हो रही है और उसके ऊपर ब्रिजेस जो बनाए जाते हैं, और अंडरग्राउंड ब्रिजेस कितने बनाए हैं, 243, 44, 245 या 246। तो अगर हम देखें तो 244 ये बनाए गए, इसलिए बी हो जाएगा। तो अगर आपको एक प्रोग्राम याद हो भारत सरकार का, वो सेतु भारतम प्रोजेक्ट था। एक सेतु भारतम प्रोजेक्ट क्या था, तो जो रेलवे क्रॉसिंग था उसको मैन लेस बनाना था, मतलब वहाँ पे कोई भी मैन इन्वॉल्व नहीं होगा, इंसान इन्वॉल्व नहीं होगा। वैसे क्या होता है, ये सड़क जा रही है, यहाँ पे 2 डंडे लगे होते हैं और इसको ऑपरेट एक मैन करता है, एक आदमी करता है, एक वर्कर करता है। लेकिन ये यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सड़क को रेलवे लाइन के ऊपर से पुल बना देते हैं, जिससे कि वो क्रॉसिंग आसानी से हो सके। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है उसका गेज बदल दिया गया है 2014 से 2020 के बीच में। देखो 3-4 तरीके के गेज होते हैं। ब्रॉड गेज होता है, एक तो है, एक मीटर गेज होता है, और एक स्मॉल गेज होता है। तो ये गेज बदल दिए गए हैं। हम ब्रॉड गेज पे अपनी सारी जो है ट्रेनें वो लाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि एक यूनिट कितना कैरी कर सकता है, 10 टन, 15 टन, 20 टन, तो वो एक यूनिट में हम ज़्यादा कैरी करें, इसलिए हम गेज उसका बढ़ा रहे हैं। तो ये 304 किलोमीटर की जो लाइन है उसके गेज बदल दिए गए हैं बिहार राज्य में 14 से 20 के बीच। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन कितने किलोमीटर की लाइनों का विद्युतीकरण कर दिया है 2014 से 20 में। रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हम कर रहे हैं, तो कितने किलोमीटर का कर दिया है, 1687 किलोमीटर का कर दिया है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितनी जोड़ी नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं 2014 से 20 के बीच में पैसेंजर्स की सुविधा के लिए, 55, 56, 57, 58, तो ये 58 चलाई गई हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। आप पीडीएफ से भी इसको पढ़ सकते हैं, फ्री प्रिक से भी इसका रिवीजन कर सकते हैं, और इस सीरीज को बार बार देख भी सकते हैं, ज़्यादा इसको स्पीड तेज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एयरक्राफ्ट की जो मूवमेंट है, यानी कि वायुयानों की जो आवाजाही है, वो कितने टाइम्स बढ़ गई है, कितने फोल्ड्स बढ़ गई है, और जो पैसेंजर मूवमेंट है यानी कि यात्रियों की आवाजाही है, वो बिहार में कितने प्रतिशत कितने टाइम्स बढ़ गई है लास्ट 15 सालों में, आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का जो है उसके हिसाब से। अगर हम देखें तो जो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट है वो 9 गुना बढ़ी है, जबकि यात्रियों की जो है 25 गुना बढ़ गई है। अगला देख लेते हैं, मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना जो चला रही है राज्य सरकार, उसमें जैसे शहद हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, इनके लिए कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है अभी इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। इसमें क्लस्टर्स स्टैब्लिश करने, क्लस्टर्स मतलब एक ही जगह सारी चीज़ें होंगी, एक चीज़ दूसरी चीज़ को ऐड करेगी, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ को। लेट सपोज एक तरफ एक आदमी डिज़ाइन बनाता है, दूसरी तरफ एक आदमी उसको सीलता है, तीसरी तरफ एक आदमी एक पैकेज उसका करता है शर्ट का, तो ये एक क्लस्टर बन गया, ठीक है। यहाँ पे रॉ मटेरियल भी बन रहा है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये योजना चलाई गई है, तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई है। ये किस लिए चलाई गई है, क्योंकि जो लाइवलीहुड है यानी कि जीविका है वो प्रदान की जा सके श्रमिकों को, जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस आए हैं उनके लिए ये चलाई गई है। अगला देख लेते हैं, मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना, वही आपका सेम है।
तो इसमें पूछ रहा है कि सब किसी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये किया गया है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं है, क्लस्टर जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको बताना है जो 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, तो आप पूछ रहा है कौन से, तो इन चारों में ही किया गया है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। इन चारों के अलावा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पांचवा, वो गया है, जिसमें ये क्लस्टर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन तौर पर अप्रैल से सितंबर 2020 के समय के बीच में जो रोड नेटवर्क है उसको अपग्रेड किया गया है, उन्नत किया गया है, तो उसमें कितने लोगों को इसमें काम मिला है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिला है, रोजगार मिला है, वो 2500, 2000, 1500, 1000। तो इसमें अगर हम देखें, माफ कीजिएगा, इसमें ये पूछा हुआ है कि कितने किलोमीटर रोड बनाए गए हैं। तो रोड जब बनाएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, तो कितने किलोमीटर रोड बनाए गए हैं जिनमें ये रोजगार इनको मिला है, तो 1000 किलोमीटर के जो रोड है वो बनाए गए हैं इसके बीच में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितने ब्रिज बनाए गए हैं, कितने पुलों के निर्माण किए गए हैं जिससे कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया गया है अप्रैल सितंबर 2020 के पीरियड में। बेसिकली जब कोविड के टाइम पे रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, तो जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो श्रमिक हैं जो बाकी राज्यों में जाते हैं काम करने, तो वो वापस आ गए थे, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए रोड्स और पुलों का निर्माण किया गया है। तो कितने पुलों का निर्माण किया गया है, 30 पुलों का निर्माण किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अगर हम ये पूछ रहा है कि राज्य सरकार के एक डिपार्टमेंट को कमेंडेबल इनिशिएटिव का जो है पुरस्कार मिला है, वो कौन से उसको मिला है, कौन से ग्रामीण विकास को मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट को, पथ निर्माण को, या फिर सोशल वेलफेयर को, तो बताइए। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट को मिला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों मिला है ये अवार्ड? बेसिकली अगर आप देखें तो 25 लाख से ज़्यादा जो श्रमिक थे वो हमारे राज्य में, बिहार में वापस आए थे, तो उनकी स्किल मैपिंग करना, यानी कि उनकी जो स्किल्स हैं उनको मैप करना और उनको जो उनका जोनल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब उन्होंने किया था इस डिपार्टमेंट ने। और ये जो अवार्ड देता है कौन सा देता है, कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इस अवार्ड को देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो कमेंडेबल इनिशिएटिव अवार्ड ये किस कैटेगरी में मिला है, ये कैटेगरी भी आपको पता होनी चाहिए। ये कैटेगरी है इनोवेशन इन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, इनोवेशन इन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में मिला है। अगला देख लेते हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत है 2012-13 की तुलना में 2019-20 में कितनी थी, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये 187 किलोवाट आवर थी। अगर हम 12-13 की बात करेंगे तो वहाँ पे कितनी थी, 145 थी, ठीक है। अब 145 से 187 हो गई है, तो इसलिए ये बढ़ गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो पीक डिमांड है, यानी कि जैसे जैसे गर्मियां आती हैं या कोई भी चीज़ जब बिजली की ज़्यादा खपत होती है, तो पूरे दिन में या पूरे वर्ष में कुछ एक समय ऐसा होता है जब बिजली की सबसे ज़्यादा खपत होती है, तो इसलिए उसको पीक डिमांड बोलते हैं। तो पूछ रहा है 19-20 में वो पीक डिमांड कितनी बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है 2012-13 की तुलना में। अगर हम देखें तो कितने से बढ़ गई है, तो वो जो डिमांड है आपकी, इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि वो 3250 मेगावाट से बड़ी है डिमांड, इसलिए इसका आंसर इसमें दिए हुए ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो प्रोजेक्टेड पीक डिमांड है, यानी कि अनुमानित जो चरम मांग है बिहार में, वो इंक्रीज हुई है पिछले 7 सालों में, कितने प्रतिशत से वो इंक्रीज हुई है। और साथ में जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा का खपत है पिछले 7 सालों में, कितने प्रतिशत बढ़ गया है वो पिछले 7 सालों में। तो जो प्रोजेक्टेड पीक डिमांड है वो 123% से उठी है, और जो प्रति व्यक्ति जो खर्च है ऊर्जा का खपत है वो 129% से बढ़ा है, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। डेवलपमेंट के जो सारे इनिशिएटिव है, अगर आप देखें जो एसडीजी हमारे गोल्स हैं, एसडीजी गोल 17 हैं, तो इनमें से करीबन 77 और जो टारगेट्स है वो 169 है। तो इनमें से अगर हम देखें तो 70 से 80% जो टारगेट्स हैं वो तभी पूरे हो सकते हैं जब सस्टेनेबल एनर्जी लोगों को मिले, इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि लगभग कितने प्रतिशत जो है पीक सप्लाई डिमांड का इंक्रीज हुआ है 2012-13 के कंपैरिजन में, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो पीक सप्लाई डिमांड जो है वो 226% इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम बात करें तो 12-13 में ये कितना था, 1802 मेगावाट था, और अब कितना है ये 5891 मेगावाट है। तो ये 226% के आसपास इंक्रीज हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो पीक सप्लाई डिमांड है, यानी कि 19-20 में अगर हम देखें 2012-13 की तुलना में, तो चरम पूर्ति में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे डिमांड में आपसे पूछ रहा था कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पे सप्लाई में आपसे पूछ रहा है कितनी वृद्धि इसमें हुई है। तो इसमें 4089 मेगावाट की वृद्धि हुई है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो अवेलेबल पावर कैपेसिटी है राज्य की, यानी कि जो उपलब्ध क्षमता है वो कितनी बढ़ गई है अगर हम 18-19 से कंपेयर करें 19-20 में, तो ये तकरीबन 1306 मेगावाट जो है वो कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है। पहले हमारे पास कितनी थी, 4767 मेगावाट थी, और ये अब कितनी बढ़ के हो गई है, 6073 मेगावाट हो गई। और ये टोटल अगर हम प्रतिशत में निकालें तो ये 27.4% है। ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि राज्य सरकार ने कितनी एडिशनल कैपेसिटी, यानी कि अतिरिक्त जो स्रोत हैं, अतिरिक्त जो हमारी क्षमता है बनाने का
निश्चय लिया है इंक्रीज डिमांड को देखते हुए। तो कितना लिया है, तो अगर हम देखें तो ये 4516 मेगावाट की एडिशनल कैपेसिटी बनाने का ये निर्णय लिया है। इसमें क्या क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर जो पावर है उसको जनरेट किया जाएगा, हाइड्रो पावर को जनरेट किया जाएगा। इससे 4516 मेगावाट की अतिरिक्त एनर्जी बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इफेक्टिव डोमेस्टिक कंज्यूमर है यानी कि जो प्रभावी घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। अगर हम 18-19 की तुलना में बात करें 19-20 में, तो ये वृद्धि है 11.2 लाख की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो पावर का जो जनरेशन है यानी कि उत्पादन और खरीद है, जनरेशन और परचेज है बिहार में, वो कितने मेट्रिक यूनिट से बढ़ गया है। अगर हम 16-17 से कंपेयर करें तो 19-20 में कितने यूनिट से बढ़ गया है, तो वो बढ़ गया है 7603 यूनिट मेगा यूनिट से बढ़ गया है ये, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर हम देखें तो 16-17 में ये था 23,027 और अब ये हो गया 30,630। ठीक है, तो ये 33% का इंक्रीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का और बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है खुद पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ेंगे उसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वीडियो के थ्रू हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको याद करवा रहे हैं। और अगर आप हमारा इसी तरीके के और वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, फ्री रहेगा ये सारा इनिशिएटिव सबके लिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो एवरेज कॉस्ट है, कॉस्ट कवरेज जो है, जो लागत वसूली है, बेसिकली क्या होता है कि आपको एक कॉस्ट प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस में आप एक प्रॉफिट जोड़ते हो और उसके बाद सेलिंग प्राइस होता है। तो ये जो कॉस्ट कवरेज है वो ये प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस को हम कॉस्ट कवरेज बोलते हैं, कि एक निश्चित प्रतिशत जो प्रॉफिट का है उसमें आप डाल के उसको बेचते हो। तो ये कितना कम हो गया है, ये नीचे आया है, ये कितना कम हो गया है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 84.6% हो गया है। ठीक है, 84.6% हो गया। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि टोटल जनरेशन की अगर हम बात करें, बिहार राज्य के कुल उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है मार्च 19 से मार्च 20 के बीच में, कितने प्रतिशत की ऊर्जा की जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसमें कितना हुआ है। और दूसरा, कितने मेगावाट हुआ है टोटल जनरेशन कैपेसिटी। एक तो परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है और एक टोटल नंबर आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम देखते हो 27.4% की वृद्धि हुई है 1306 मेगावाट की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि मार्च 2019 से 20 के बीच में जो ग्रोथ रेट है यानी कि जो वृद्धि दर है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की परसेंटेज में कितनी है और साथ में हाइड्रो पावर की रिन्यूएबल एनर्जी में कितनी है। तो यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो थर्मल से होगी या तो हाइड्रो से होगी। तो इनमें पूछ रहा है कि थर्मल की में कितनी वृद्धि हुई है और हाइड्रो में कितनी वृद्धि आप में हुई है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप बता दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा थर्मल में अगर हम देखें तो 21.7% हुई है, कोल में अगर हम देखें, माफ कीजिएगा, हाइड्रो में अगर हम देखें तो 50.6 हुई है और रिन्यूएबल एनर्जी में जो हुई है वो 58% की वृद्धि हुई है। या नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 19-20 में सोलर रूफटॉप कैपेसिटी उसने कितनी ऐड करी है, एलोकेट कितनी करी गई है बिहार राज्य को। तो ये सेंटर एलोकेट करता है, सेंटर ने एक स्कीम चला रखी है जिसका नाम है सोलर रूफटॉप स्कीम। ठीक है, सोलर रूफटॉप स्कीम, यहाँ पे क्या करना है कि जो घरेलू छतें होती हैं, इंडस्ट्री की छतें होती हैं, उन पे सोलर पावर पैनल्स लगा के और जो मेन हमारा ग्रिड होता है उससे उसको जोड़ना है। तो इसमें जो हमारा नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा टारगेट है वो 40 किलो मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने का है 2020 तक। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए क्या होगा, हर राज्य को कुछ कोटा अलोकेट किया जाता है। तो बिहार को कितना कोटा अलोकेट किया गया, तो 5 मेगावाट का किया गया, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर राशन कार्ड होल्डर को कितने पैसे दिए गए थे कोविड लॉकडाउन के दौरान। राशन कार्ड होल्डर को कितनी राशि दी गई थी, तो ये 1000 रुपये की राशि दी गई थी और इसमें टोटल खर्चा कितना आया था बिहार सरकार का, तो 1624.39 करोड़ रुपए इसका खर्चा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है कि जो कोरोना असिस्टेंस के टाइम पे बिहार के जो लोगों को लॉकडाउन फेस करना पड़ा था उसमें कितनी टोटल खर्चा कितना आया था। तो टोटल खर्चा मैंने आपको बताया 1624 आया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो यही सेम चीजें आपसे पूछ रखी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर यानी कि आपदाओं के कुशल प्रबंधन के लिए कितने पैसे 19-20 में आवंटित किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो ये 3539 करोड़ रुपए लगभग इतने पैसे आवंटित किए गए हैं। अगला देख लेते हैं, फॉरेस्ट्री और लॉगिंग यानी कि वानिकी और लॉगिंग का जो सकल घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी है बिहार का, उसमें कितने परसेंटेज एवरेज अगर हम देखें औसतन 5 सालों में कितना उसका योगदान रहा है, तो ये 7.9% का रहा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला इसमें पूछ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए हैं
ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स किए हैं। तो कितने पौधे इन्होंने लगाए हैं वो आपको नंबर आपको बताना है। ये 3.9 करोड़ पौधे इन्होंने 3 करोड़ 90 लाख पौधे इन्होंने लगाए हैं। आप भी जब भी आपको मौका मिले अपने हर बर्थडे पे एटलीस्ट, आपके घर वालों की एनिवर्सरी होती है, मम्मी पापा की, आपकी खुद की एनिवर्सरी होती है या किसी का भी बर्थडे होता है, तो आप एक पौधा ज़रूर लगाइए, क्योंकि यही है जो हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारे बच्चों को ये एक सुखद भविष्य देगा। अगला आपसे पूछ रहा है कितने करोड़ रुपए जो है हरियाली जो मिशन है, फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री और हरियाली मिशन है, उसमें कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं 19-20 में, कितने आवंटित हुए हैं? तो ये 116.17 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हरियाली जो मिशन है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये 2012 में स्टार्ट किया गया था। क्या है ये? पौधारोपण यानी कि प्लांटेशन का ये ड्राइव है, जिसके कारणवश अगर हम देखें तो बिहार राज्य का जो फॉरेस्ट कवर है यानी कि वनों का जो प्रतिशत है टोटल जोग्राफिकल एरिया में, वो 9.79 से बढ़कर 9.79 से बढ़कर करीबन 15.04% हो गया है। ठीक है, 2012 से 2018 के बीच की बात मैं कर रहा हूं, और टोटल 20 करोड़ पौधे इन्होंने रोपित कर दिए हैं। कौन कौन से पौधे रोपित किए जाते हैं? जैसे पीपल का किया जाता है, नीम का किया जाता है, गुलर का किया जाता है। चलिए आप मुझे बताइए राजकीय पुष्प यानी कि स्टेट फ्लावर बिहार का कौन सा है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और कमेंट सेक्शन में सारे ही क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो कलरा फेस्टिवल है बर्ड कंजर्वेशन के लिए, उसके जो नाग नकटी पक्षी विहार में, उसका टोटल बजट कितना था? इस फेस्टिवल का टोटल बजट आपको बताना है। तो बजट इसका नन ऑफ दीज है, इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसका बजट था 85 लाख। और ये है कहाँ, मिलेगा कहाँ आपको? जमुई डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ये तो पहली बात तो आपको, और ये हुआ कब था? ये 15 जनवरी से 17 जनवरी 2021 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कितने बिहार राज्य में रेनफॉल हुई है 19-20 के, अगर हम देखें तो ये 1094.4 मिलीमीटर की जो है रेनफॉल हुई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पिछले 6 सालों में अगर हम देखें तो पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि प्रति व्यक्ति विकास व्यय जो है कितने प्रतिशत से बढ़ गया है 2014-15 में, अगर हम बात करें उसके कंपैरिजन से, अगर हम 19-20 में देखें तो ये 17.9% बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एजुकेशन पे 6 सालों में लास्ट की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, और एक्सपेंडिचर हेल्थ पे कितना बढ़ गया है। तो जो प्रतिशत है वो एजुकेशन पे और हेल्थ में कितना कितना बढ़ गया है, ये आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो आप देख लीजिए 17.5, 21.2, 17.4, 21.3, तो ये 17.3 जो है प्रतिशत एजुकेशन में बढ़ा है, और 21.4 जो है हेल्थ में बढ़ा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो प्रति माह जो अस्पतालों में लोग भर्ती होते हैं पेशेंट 19-20 में, उनकी संख्या आपसे जानना चाह रहा है। तो ये 9,517 लोग जो है प्रति माह अस्पतालों में आते हैं बिहार राज्य की। अगर आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे हमारा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वीकनेसेस थी वो हमारे सामने आई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो परसेंटेज इंक्रीज, अभी आपको टोटल बताया था कि कितना है 19-20 में, अब परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है कि 2016 के कंपैरिजन में ये कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो ये जो है 5.8% बढ़ गया है। ठीक है, पहले कितना था? 8996 था, अब कितना है? 9517 है। ठीक है, तो ये 5.8 बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत कितनी धनराशि में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एवरेज माफ कीजिएगा, इंक्रीज नहीं पूछ रहा है कि जितनी धनराशि आपको दी गई है, मान लीजिए 100 रुपये दिए गए हैं, तो उसमें से औसत कितने रुपयों का उपयोग कर लिया है, कितने प्रतिशत रुपयों का उपयोग कर लिया है योजना में? तो 95.3% का इसमें उपयोग कर लिया है। ये जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है 2009 में बनाया गया था। इसमें क्या करना है? सुरक्षित और एडिक्वेट यानी कि परिपूर्ण जो पानी है, साफ और शुद्ध पानी आपको देना है हर रूरल हाउस होल्ड को, सारे ग्रामीण वासियों को, क्योंकि पेयजल जो है एक अधिकार है सबका। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने वार्ड है मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एक चला रखी है, उसमें अगर हम बात करें 19-20 में, तो ये योजना के अंतर्गत कितने ब्लॉक्स या वार्ड्स है, माफ कीजिए वार्ड्स आपसे पूछ रहा है कि उनमें प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। तो अगर हम देखें तो टोटल वार्ड्स की संख्या 37,911 है, जिसमें कर दी गई है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें ज़रूरी क्यों है कि अगर हम देखें प्रतिवर्ष 1000 बच्चे जो हैं हमारे यहाँ डायरिया से मर जाते हैं। कितनी शर्म की बात है, ये डायरिया से मर जाते हैं, जबकि डायरिया एक पानी से फैलने वाली बीमारी है। हम साफ पानी नहीं उनको प्रोवाइड कर पा रहे। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो महिलाओं पे पड़ता है। कुछ एक टर्म्स में आपको बता देता हूँ, जैसे कि वाटर पॉवर्टी का मतलब है जब पेयजल का अभाव होता है और महिलाओं को दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो उससे टाइम पॉवर्टी यानी कि उनके पास खुद के लिए भी समय नहीं बचता। ये सारी टर्म्स आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया नंबर मिलेंगे, और इसी बढ़िया बढ़िया नंबर दिलाने के लिए हम आपके साथ हैं। तो नेक्स्ट पूछ रहा है कि 18-19 की तुलना में 19-20 में अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, कितने मतलब कितने से उसकी वृद्धि हुई है। टोटल एग्जैक्ट आपको नंबर पूछ रहा है, तो 59.8 करोड़ से वृद्धि हुई है। पहले 1926.14 करोड़ था, और अब कितना है 1985.94 करोड़ है। और टोटल परसेंटेज में अगर इसकी वृद्धि देखें तो ये 3% के आसपास इसकी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कितने करोड़ रुपए एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी कि
वास्तविक जो व्यय है 18-19 की तुलना में 19-20 में कितना हुआ है गवर्नमेंट का। दूसरा पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज है ये किसके रिस्पेक्ट में, अनुसूचित जाति जनजाति पे, तो कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है और कितना ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया है पिछले साल से, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम देखें तो ये 54 करोड़ का जो है टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है और ये 3% बढ़ गया है, ये हमने ऊपर अभी देखा था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसमें कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो है, इसमें बेसिकली आपको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप दी जाती है पढ़ने के लिए। तो पूछ रहा है माइनॉरिटियों को, माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक समाज है उनके बच्चों को अगर मैट्रिक पास करी है फर्स्ट डिवीजन से तो कितने पैसे मिलेंगे, और अगर कोई मुस्लिम महिला है, मुस्लिम लड़की है, उसने पास करी है इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन से तो कितने पैसे मिलेंगे। तो ये 15,000 आपको मैट्रिक पास करने पर मिलते हैं, और माफ कीजिएगा 10,000 आपको मैट्रिक पास करने पे मिलते हैं और 15,000 आपको मुस्लिम लड़की को दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 108.67 करोड़ का एक अमाउंट अप्रूव किया था माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना में, ठीक है। तो कितने बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं, आपको लाभार्थियों का संख्या जो है वो बतानी है 108 करोड़ में। तो अगर हम देखें तो 87,899 बच्चे जो इसमें है शामिल किए गए हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, दिए हुए ऑप्शन में से नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंक है वो कितनी नई ब्रांचेस उन्होंने राज्य में खोली हैं, बिहार राज्य में खोली हैं, और कितनी नई ब्रांचेस स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक ने 19-20 में खोली है। तो अगर हम सार्वजनिक की बात करें तो 48 ब्रांचेस खोली हैं, और अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक की बात करें तो 19 ब्रांचेस खोली हैं। देखिए जो सामान्य बैंक ये जो होते हैं बैंक्स होते हैं, बड़े बैंक्स होते हैं, लेकिन आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिकली डिपॉजिट और लेंडिंग करते हैं, बैंक वाले सारे फंक्शन करते हैं पर छोटे छोटे स्तर पर करते हैं, और इनका इनकॉर्पोरेशन कब होता है, कंपनीज एक्ट जो है हमारा 2013 का, उसमें ये इनकॉर्पोरेट होते हैं यानी कि इनको बनाया जाता है। इनका रेगुलेशन सेक्शन जो 22 है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 1939 में, उससे होता है। जबकि पेमेंट्स बैंक जो होते हैं जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, और हमारा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी ये क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ये लोन्स नहीं दे सकते, ये केवल सेविंग्स के लिए कर सकते हैं, और एक अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए की इसमें लिमिट होती है, और कोई भी डीडी यानी कि डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट ये लोग नहीं रख सकते। और ये जो कमेटी थी, चलिए कमेटी आप मुझे बता दीजिए, पेमेंट बैंक का जो डिफरेंशिएटेड बैंक का कॉन्सेप्ट है उसको कौन सी कमेटी लेके आई थी, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 177 नई ब्रांचेस खोली गई हैं बैंकों के द्वारा 19-20 में। टोटल आपको बताना है कि कौन से एरिया में सबसे कम ब्रांचेस हैं, कौन से किस क्षेत्र में सबसे कम ब्रांचेस हैं, तो ये आपको मिलेंगी मेट्रोपॉलिटन एरिया में सबसे कम ब्रांचेस हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा है कि जो डिपॉजिट है यानी कि जो जमा राशि है शेड्यूल्ड बैंक्स में वो 18-19-20 में कितनी बढ़ गई है, और ग्रोथ रेट बढ़ने की उसकी क्या है यानी कि वृद्धि दर क्या है। तो अगर हम देखें तो 22,428 करोड़ रुपए की जमा राशि है, और 6.3% ये जो राशि है ये बढ़ गई है, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड शेड्यूल है, एक अनुसूची है, सेकंड शेड्यूल है किसमें, आरबीआई एक्ट 1934 में एक अनुसूची है, उसके अंदर जो बैंक्स आते हैं उनको शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं। और ये शेड्यूल बैंक्स का एक और क्राइटेरिया होता है, आप शेड्यूल बैंक जब बन जाएंगे तो आरबीआई से रेपो रेट पे आप उधार ले सकते हैं। अगला देख लेते हैं, जो पटना का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है 2019 में बनाया गया था, तो उसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और इसकी टोटल लंबाई आपको बतानी है। तो अगर आप देखें तो इसमें 13,366 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 31.39 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कितने जो नए अर्बन सेंटर्स को ओपन डेफिकेशन फ्री बना दिया गया है, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये 142 को बना दिया गया है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये सब चीजें की जाती हैं। ओडीएफ का मतलब ये है कि पूरा दिन, एक दिन, ओडीएफ कब बोला जाएगा, जब एक दिन में कोई भी व्यक्ति हमें बाहर जो है टॉयलेट या फिर ओपन डेफिकेशन करता हुआ ना दिखे तो उसको ओडीएफ बोलते हैं। अगर हम ओडीएफ प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक तो ओडीएफ होना चाहिए यानी कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं पाना चाहिए। दूसरा, जो सार्वजनिक शौचालय है, कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, वो वेल फंक्शनड और क्लीन होने चाहिए। जबकि हम ओडीएफ प्लस प्लस की बात करें तो इसमें क्या है कि ओडीएफ प्लस की भी चीज़ें होंगी, साथ में जो फीकल स्लज मैनेजमेंट यानी कि सीवरेज का जो मैनेजमेंट है, वाटर रिसाइकलिंग है, वो भी अच्छे से इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कितने जो वार्ड्स हैं, अभी आपको पूछा था कितने अर्बन सेक्टर से, आप पूछ रहा है कितने वार्ड्स को ओपन डेफिकेशन फ्री बना दिया है, तो ये आपका बना दिया है नन ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये 3367 वार्ड्स को घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनका नंबर आपको बताना है, जो कि बिहार राज्य के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल सिटी लाइवलीहुड या अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर आते हैं 19-20 में। तो ये 21
4542 आते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए एक पैसा पोर्टल भी बनाया गया है, ये भी पोर्टल से आपसे पूछ लेते हैं। पैसा पोर्टल क्या करता है कि जितने भी ये लाभार्थी हैं और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मॉनिटर करने के ये काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं बिहार राज्य में जो है उनमें कितने मेंबर्स हैं, यानी कि उनमें जो लोग हैं उनकी संख्या। यहाँ पे ग्रुप्स की संख्या पूछी थी, यहाँ पे लोगों की संख्या पूछी है, तो 42,351 लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के लिए बजट में 13-14 के कंपेरिजन में देखें तो कितने अब किए गए हैं। तो अगर हम देखें तो ये 2305 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया गया है इसका आवंटन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी कि जो वास्तविक व्यय है अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास के लिए 2013-14 में अगर हम देखें 18-19 में कितना प्रतिशत बढ़ा है, ये प्रतिशत आपसे पूछा है तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 125% से इसको बढ़ा दिया गया है। 13-14 में अगर हम देखें तो 1364 करोड़ था और 18-19 में देखें तो 3064 करोड़ है, तो ये 125% से बढ़ा दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि जो अर्बनाइजेशन शहरीकरण की दर है वो जो बिहार में है ऑल इंडिया लेवल से कितनी कम है। बिहार में शहरीकरण कम है तो कितने दर, उसकी जो रेट है वो कितनी कम है, 11.3% कम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो म्युनिसिपल काउंसिल है कितनी नई म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर परिषदों का गठन किया हुआ है, स्टैब्लिश की हुई है, और नोटिफाइड एरिया कमेटीज जो है वो कितनी बनाई है बिहार में। तो 8 म्युनिसिपैलिटीज़ और 109 नोटिफाइड एरिया। म्युनिसिपैलिटीज़ क्या होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए एक अलग से कानून बनाती है जिससे कि इसको स्थापित किया जाता है। इसमें होता क्या क्या है, एक तो काउंसिल होती है जिसको मेयर हेड करते हैं, 1 साल की उनकी टर्म होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, कानून पारित करती है या रूल्स बनाती है, और तीसरा एक कमिश्नर होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर जिनको हम बोलते हैं, नगर आयुक्त जिनको हम बोलते हैं, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, बेसिकली आईएएस के एक अधिकारी होते हैं जो कि सारी क्रियान्वयन को देखते हैं। और नोटिफाइड एरिया कहाँ होता है, ये भी स्टेट अपना इसके लिए लॉ नहीं बनाना पड़ता, इसके लिए जो गजट होता है, राजपत्र होता है, उसमें इसको नोटिफाई करना होता है। और ये एरिया होता कौन सा है कि ना तो वो भी इतना बड़ा हुआ है कि उसके लिए एक म्युनिसिपल काउंसिल बनाई जाए, ना ही वो इतना छोटा है कि वो रूरल एरिया में कंसिडर हो सकता है, तो बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक एरिया है, तो इसके लिए नोटिफाइड एरिया बनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके हिसाब से कितने म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाओं का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया है, तो वो 12 का बढ़ा दिया गया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि रर्बन जो प्रोग्राम है वो कितनी आबादी के विलेजेस में बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अर्बन प्रोग्राम है, तो वो क्लस्टर जो बनाए जाएंगे विलेजेस के उसमें कितनी आबादी होनी चाहिए, तो 25 से 40, 25 से 30, तो इसका डी ई हो जाएगा, इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये 25 से 50 हज़ार की आबादी के विलेजेस का इसमें क्लस्टर बनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसने ये स्कीम चलाई थी, 2016 में चलाई गई थी, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट है और स्किल जनरेशन है वो आपका बढ़ जाए। ठीक है, और ये जो रर्बन मिशन है ये पूरा का जो इनिशिएटिव था, पूरा यानी कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया जो 2003 का मिशन था, उसका ये नवीन एक अवतार है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कितने क्लस्टर आइडेंटिफाई किए हैं अर्बन प्रोग्राम के लिए बिहार में, और कितने करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए, तो 11 क्लस्टर्स हैं और 1180 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितने शौचालय बनाए गए हैं लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। अगर हम देखें बिहार राज्य में कितने शौचालय बनाए गए हैं, तो 1.09 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं बिहार राज्य में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितने % जो विलेजेस हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि शौच से मुक्त उनको घोषित कर दिया गया है लोहिया स्वच्छ भारत अभियान में। तो ये अगर आप देखें तो इनकी जो संख्या 96% है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज का जो एक्सपेंडिचर यानी कि उनका जो व्यय है वो 19-20 में तीनों लेवल को मिला के कितना था, आपको करोड़ में बताना है। ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे, पंचायत समिति जो ब्लॉक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जिला परिषद जो ब्लॉक लेवल पे होती है, उनका टोटल एक्सपेंडिचर आपको बताना है, तो 8550 करोड़ था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसमें कितने घरों को उसका निर्माण पूरा कर दिया है बिहार राज्य में। अगर हम बात करें तो ये 4.2 लाख घरों का जो निर्माण है वो पूरा कर दिया है। इसका जो एम है वो हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सबके लिए पक्के मकान और उनमें अम्यूनिटीज होनी चाहिए बाय 2022। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था, इंदिरा आवास योजना इसका पुराना नाम था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ये स्कीम है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम लाभार्थियों की बात करें तो जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है, SECC जो होता है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके अंतर्गत इसको जो लाभार्थी हैं उसके पहचाने जाते हैं। और अगर हम फंडिंग की बात करें तो प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाकों के जो राज्य हैं उसमें 60-40 होता है, और जो उत्तर पूर्वी और जो हिल स्टेट्स हैं उनमें 90-10 का इसमें अनुपात होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं
कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पूछ रहा है। तो ये जो टोटल करोड़ कितने करोड़ हैं, 8211 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। अगला देख लेते हैं, जॉब कार्ड्स मनरेगा के अंदर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट में 100 दिनों का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ये डिमांड यानी कि वर्क एज अ राइट आपकी पद्धति पे बेस्ड है। तो 19-20 में कितने ये कार्ड्स इशू किए गए हैं बिहार में, तो ये 169.8 यानी कि 169.8 लाख कार्ड्स ये इशू किए गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रीसेंट एस्टीमेट यानी कि हाल के अनुमानों के अनुसार जो जीएसडीपी है, सकल राज्य का जो घरेलू उत्पाद है, उसमें वो कितना बढ़ा है 2019-20 में। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 4.2% से बढ़ी है। तो बिहार का कितने परसेंट से बढ़ा है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10.5 की दर से बढ़ा है। अगला देख लेते हैं, 2011-12 के अगर हम बेस ईयर को कंसिडर करें तो जो मंथली पर कैपिटा यानी कि मासिक प्रति व्यक्ति व्यय है, वो बिहार में रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में कितना बढ़ गया है, तो वो 778 रुपये से वो 778 रुपये हो गया। इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अर्बन एरियाज में, अभी तो रूरल एरियाज में पूछा था प्रति व्यक्ति व्यय मासिक, अब अर्बन एरियाज में 11-12 के बेस प्राइस है। बेस प्राइस का कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो बेस ये इसका आंसर 923 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना बढ़ा है, हाउ मच पर कैपिटा बढ़ा है कंपेयर टू 18-19 की। अगर हम 19-20 में बात करें तो कितना बढ़ गया, बेस प्राइस इसमें 11-12 का रहेगा। तो अगर हम देखें तो ये 2619 रुपये हो गया है। पहले 2619 रुपये से बढ़ गया है। ये पहले कितना था, 28,668 रुपये था, अब कितना 31,287 रुपये था। तो ये इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है पर कैपिटा, अगर हम नेट में देखें तो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बिहार की जो प्रति व्यक्ति इनकम है वो परसेंटेज कितनी है इंडिया की पर कैपिटा इनकम की, कितने प्रतिशत वो है आपको बताना है। तो कंपेयर करना है इंडिया और बिहार को। तो ये बिहार का अगर हम देखें तो अगर इंडिया की 100 है तो बिहार की आपको 32.9 मिलेगी। तो ये 32.9 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं, कौन से सेक्टर यानी कि कौन से क्षेत्र ने आपको सेक्टोरल ग्रोथ अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको ऋणात्मक वृद्धि दर दिखाई है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो वो क्रॉप्स ने दिखाई है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ये -6% के दर से -6% के दर से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जबकि लाइफ स्टॉक 9.1 से बढ़ा है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग 2.4 से बढ़ा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की सेक्टोरल ग्रोथ आपको बतानी है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की जो यानी कि प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर है वो आपको बतानी है, कितने प्रतिशत से वो बढ़ रहे हैं 19-20 में। तो अगर हम देखें तो प्राइमरी 15.4 से, सेकेंडरी 10.9 से, और जो टर्सरी तृतीय सेक्टर 12.5 से। तो इसका ए हो जाएगा। अगला आपसे पूछ रहा है कि कांस्टेंट प्राइस में सेक्टोरल ग्रोथ क्या है। यहाँ पे आपको करंट प्राइस में पूछा था, ये भी आपको मेंशन आपको ध्यान रखना है कि करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में। और यहाँ पे किसका पूछ रहा है, सेक्टोरल ग्रोथ आपको पूछ रहा है प्राइमरी और करंट प्राइस में और कांस्टेंट प्राइस में पूछ रहा है, माफ कीजिएगा। तो सेक्टोरल ग्रोथ पूछ रहा है करंट प्राइस पे कितनी रही है और कांस्टेंट प्राइस पे यानी कि स्थिर मूल्यों पे और जो वर्तमान मूल्य है उस पर कितनी रही है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम करंट की बात करें तो 15.4 और कांस्टेंट की बात करें तो 10.5 रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो परसेंटेज है सेकेंडरी सेक्टर का यानी कि द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्र का कांस्टेंट प्राइस पे कितना रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड में, यानी कि स्टेट का जो जीवीए है उसमें सेकेंडरी और टर्सरी का कितना प्रतिशत रहा है 18-19 के बेस प्राइस को अगर हम ले। तो जो सेकेंडरी है उसका 20.1 रहा है और तृतीय का 59.6 रहा है, ठीक है 59। तो बेसिक प्राइस का मैं आपको बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक प्राइस जो होता है वो क्या होता है, पहले तो एक फैक्टर कॉस्ट होती है। फैक्टर कॉस्ट मतलब आपने एक ब्रेड बनाई तो उसमें आपने कुछ जमीन भी लगाया होगा, उसका किराया भी दिया होगा, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, मशीनों का किराया भी होगा, आपने खुद का प्रॉफिट भी कमाया होगा और जो लेबर है उसको भी आपने पैसे दिए होंगे। तो ये तो हो गई फैक्टर कॉस्ट। लेकिन इसके अलावा कुछ आपने टैक्सेस भी दिए होंगे और कुछ आपने सब्सिडीज भी ली होंगी। तो बेसिक प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक और सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र का अगर हम जीवीए में कॉन्ट्रीब्यूशन देखें 18-19 में, वो तो कितना है आपको बताना है। तो वो 23.1 और 17.3 है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है, इनकरेक्ट। पूछ रहा है कि पेट्रोल की खपत में जो सबसे 2 संपन्न जिले हैं उसमें मुजफ्फरनगर आता है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि डीजल की खपत में जो 2 मोस्ट प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट है उसमें पटना और बेगूसराय आता है। ऊपर आपसे पूछ रहा है कि पटना और मुजफ्फरनगर पेट्रोल में सबसे ज्यादा कंजम्पशन में आते हैं। एलपीजी में जो प्रॉस्परस है उसमें मुजफ्फरनगर और पटना आते हैं। लघु बचत यानी कि स्मॉल सेविंग्स में जो सबसे ऊपर है वो पटना और सारण आते हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो कोई भी इसमें से इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि ये सभी ठीक तरीके से दे रखे हैं। तो ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा हुआ था आपसे, तो ये ई हो जाएगा इसका आंसर।
इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो पूछ रहा है कि पेट्रोल की खपत में सबसे जो पिछड़ा जिला है उसमें लखीसराय आता है, डीजल की खपत में सबसे पिछड़ा है उसमें बांका आता है, और एलपीजी की खपत में सबसे जो पिछड़ा है वो मधुबनी आता है, लघु बचत में सबसे जो पिछड़ा है वो वेस्ट चंपारण आता है, या नन ऑफ द अबव। बताइए इनकरेक्ट। तो इसमें से जो सी है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि मधुबनी इसमें नहीं आता है। इसमें क्या क्या आता है, किशनगंज, देवरिया और सॉरी माफ कीजिएगा, बांका, अररिया और किशनगंज, ये 3 जिले आते हैं जो सबसे इम्पोवरिश्ड, सबसे पिछड़े हैं। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें से जिला इसमें से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खपत के मामले में सबसे पिछड़े जिलों में नहीं आता है, ये आपको इसमें पूछ रहा है। तो बताइए श्योगर, मुंगेर, किशनगंज, अररिया कौन सा इसमें से नहीं आता है। तो इसमें से मुंगेर जो है इन तीनों में ही सबसे पिछड़े जिलों में नहीं आता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो ग्रांटी एड्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इनकी सहायता और अनुदान एवं अंशदान है, और जो करेतर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो कितना कितना है आपको बताना है। कंट्रीब्यूशन कितना है रेवेन्यू अकाउंट्स में, यानी कि राजस्व लेख में इनका कंट्रीब्यूशन आपको बताना है। तो ग्रांट इन एड्स का कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, तो ये 23 मिलेगा, और जो नॉन टैक्स है उसका 3% का जो है कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्विसेज और सोशल सर्विसेज यानी कि आर्थिक सेवाओं और सामाजिक सेवाओं में वर्ष 19-20 में अगर हम देखें तो टोटल जो व्यय किया गया है राजस्व लेखे से यानी कि रेवेन्यू अकाउंट से, वो कितना प्रतिशत है। तो आपको बताना है इकोनॉमिक सर्विसेज में जो है 21% है और सामाजिक सर्विसेज में 34% है। इकोनॉमिक सर्वे में देखिएगा तो पाई चार्ट्स बने होंगे, पाई चार्ट्स को अच्छी तरीके से स्टडी करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर आप ये 150 क्वेश्चन हमने करे पूरा बिल्कुल जिस तरीके से पेपर आता है, इस वीडियो के अलावा और इस पीडीएफ के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा एकदम खोल के हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल बात है जो आप कर सकते हैं। अगर आप बाकी प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम ये तो कर ही लीजिए, साथ में टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी नोटिफिकेशन यहीं आती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक जगह आप सारी तैयारी कर लें तो आप चाहें तो हमारे जो पेड ग्रुप है उनकी जानकारी भी यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आपका दिन शुभ हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।